नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। राज्यसभा में आज भी गूंजा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ जॉर्ज सोरोस का रिश्ता। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ने जताई नाराजगी। कहा, संसदीय मर्यादाओं के अनुसार नहीं है विपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर तनातनी। लालू यादव ने भी कहा, ममता में है गठबंधन का नेतृत्व संभालने की क्षमता। संजय राउत बोले, आगे आकर कांग्रेस रखे अपनी बात। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का चौतरफा वार। उनके सीएम आवास रहे आलीशान भवन का वीडियो जारी कर ऐशो आराम की दिखाई सच्चाई। कहा, भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं केजरीवाल। लगातार 2 कार्यकाल के बाद आरबीआई गवर्नर पद से आज सेवा मुक्त हो रहे हैं शक्तिकांत दास। सहयोग के लिए सभी का जताया आभार। कहा, देश के आर्थिक हितों के लिए काम करने का हमेशा किया प्रयास। मानवाधिकार दिवस पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हमारे अधिकार हमारा भविष्य थीम के साथ आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है विशेष दिन। और आज एक बार फिर संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच तमाम मुद्दों पर संग्राम देखने को मिला। नतीजा ये हुआ कि दोनों ही सदन की कार्रवाई 12 बजे के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ कह दिया कि सदन चलेगा तो मर्यादा और गरिमा से चलेगा। दरअसल सुबह 11 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ने सभी पक्षों से सदन चलने देने की अपील की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। स्पीकर ने साफ कहा कि प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण और व्यवहार संसदीय मर्यादाओं के अनुसार नहीं है। वहीं राज्यसभा में भी आज जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच कथित साठगांठ पर सत्ता पक्ष की ओर से चर्चा की मांग की गई, जिस पर विपक्ष तिलमिला गया। उच्च सदन में भी लगातार हंगामा होता रहा, जिसकी वजह से सभापति ने कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मर्यादित गरिमा आचरण रखेंगे तो जनता में एक ठीक संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था, विश्वास है। 75 वर्ष में हमने इसी चर्चा, संवाद, असहमति, तीखी आलोचना, ये सब इस सदन में हुए हैं, जो यहाँ की परंपराएं भी रही है। आप सकारात्मक सहयोग करें। जो कुछ भी विषय मुद्दे हैं आप आकर चर्चा करें। सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें, सदन को चलाने का प्रयास करें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई कि प्रश्नकाल में हम सदन को चलने देंगे। मुझे आशा है कि आप इस परंपराओं को, परपाटियों को और इस सदन की पीठ को आप सकारात्मक सहयोग करेंगे। संसद में सत्ता पक्ष की ओर से आज भी जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच कथित लिंक का मामला उठाया गया। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के बीच संबंधों पर देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा बताया। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के संबंध सबको मालूम है। जॉर्ज सोरोस ने भारत को खुलेआम चेतावनी दी है। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए $1 बिलियन का आवंटन भी किया है। ये विषय बहुत गंभीर है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरे देश का मामला है। ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा, यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक
सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है? देखिए, जॉर्ज सोरोस का संबंध कांग्रेस के नेतृत्व से जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी का ही मामला नहीं है, ये मामला का है। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और जॉर्ज सोरोस का संबंध सबको मालूम है। और जॉर्ज सोरोस ने खुलेआम भारत को चेतावनी दिया है भारत सरकार के खिलाफ, और भारत के अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए उन्होंने $1 बिलियन का भी आवंटन किया गया है। ये तो सबको मालूम है, उन्होंने ओपन डिक्लेयर किया है। और उस जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के नेतृत्व के संबंध भी सबको मालूम है। ये विषय बहुत गंभीर है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरा देश का मुद्दा है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी के आचरण को लेकर तीखा हमला किया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी का आचरण लोकसभा के प्रतिपक्ष पद के अनुरूप नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के बिहेवियर को देख करके। कल जिस प्रकार से वो एक मोबाइल फोन लेके मुखौटा पहनवा करके रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इट्स अ डाउटफुल सिचुएशन दैट वेदर ही रियली वांट्स टू बी एन एलओपी or he wants to be something else. This is not the way an LOP behaves outside of the parliament. पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन नेता प्रतिपक्ष का एक व्यवहार होता है। और मुझे कहने में हिचक नहीं है कि राहुल गांधी जी कतई इस व्यवहार के काबिल नहीं है। वो LOP के रूप में व्यवहार करते ही नहीं है, करना जानते नहीं। और संसद के निचले सदन लोकसभा में आज मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 पेश किया गया। मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 से भारतीय ध्वज वाले जहाजों के उपयोग को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार सृजन के माध्यम से समुद्री उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। विधेयक का उद्देश्य तटीय नौवहन को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे का आधुनिकीकरण करना और इसे अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है। संसद के दोनों ही सदनों में आज सुबह से की जो भी कार्रवाई रही उस पर और बात करने के लिए हमारे साथी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कई प्रयास लगातार किए जा रहे हैं कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, लेकिन दिखता नहीं है। आज भी सदन शुरू तो हुआ, दो बड़े मसले, एक तरह से जॉर्ज सोरोस के संबंध कांग्रेस के साथ और कांग्रेस नेतृत्व के साथ, ये एक बड़ा मसला अब बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो टकराव है वो आज संसद के गतिरोध में क्यों बदल रहा है? देखिए, राज्यसभा के सभापति ने कोशिश की है कि जो गतिरोध हो वो राज्यसभा में खत्म हो और उसको लेकर फ्लोर लीडर्स की बैठक भी बुलाई गई। लेकिन हमने आज सुबह से ही देखा कि राज्यसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, हंगामा देखने को मिला और सत्ता और विपक्ष के टकराव के चलते सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी और दिन भर के लिए कार्रवाई स्थगित हो गई। दरअसल बीजेपी और सत्ता पक्ष का यह कहना है कि जो एक रिपोर्ट में सामने आया और एक संगठन जिसके सह अध्यक्ष कांग्रेस की प्रमुख नेता सोनिया गांधी हैं, तो फिर उनको ये साफ करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि जॉर्ज सोरोस के फंड से चलने वाले किसी संगठन जो भारत के विरोध में बयान देता है, पाकिस्तान का समर्थन करता है और सीधा उसका खुला एजेंडा है कि भारत में अस्थिरता पैदा करना या भारत के विकास को बाधित करना, उस संगठन से अगर कोई रिश्ता है तो ये बिल्कुल साफ करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को और सफाई देनी चाहिए कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस तरह से उस संगठन में सह अध्यक्ष क्यों है जो जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें जॉर्ज सोरोस के उपाध्यक्ष नजर आए थे। इस तरह की तस्वीरें आई कि यूपीए के समय में खुद जॉर्ज सोरोस जब भारत आए थे उन्होंने कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की थी। तो अब बीजेपी ये सवाल पूछ रही है और इस मुद्दे को सदन के अंदर चर्चा चाहती है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी और उसके साथ खड़े कुछ दल हंगामा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो जो मुद्दे बाकी कह रहे हैं, जिन मुद्दों पर वो चर्चा चाहते हैं
उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इसको लेकर हम एक गतिरोध देख रहे हैं, इसकी वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही और दिन भर के लिए आज स्थगित करनी पड़ी। शैलेंद्र, भारतीय जनता पार्टी जब ये कह रही है कि जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के जो साठगांठ है, ये मसला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, तो इतने बड़े मुद्दे को लेकर जब वो संसद में चर्चा चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में और कौन से दल उसके साथ खड़े हैं जो ये मानते हैं कि ये बड़ा खतरा देश की सुरक्षा को लेकर है? ये देखिए, एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं वो बीजेपी के साथ इस मुद्दे पर खड़े नजर आते हैं। उनका यह कहना है कि जो एक ग्लोबल रिपोर्ट आई, कोई भारत की कोई एजेंसी की बात नहीं है, और ये पूरे तथ्य सामने आए कि एक के बाद एक रिपोर्ट ऐसी आती रही जब संसद का सत्र चल रहा होता है भारत में, जब सत्र की शुरुआत होने वाली होती है, जिसमें भारत विरोधी बातें कही जाती हैं या फिर भारत के विकास को लेकर कुछ ऐसे तथ्य सामने रखे जाते हैं जिससे शेयर बाजार गिरे, जिससे निवेशकों को प्रतिकूल असर पड़े या फिर भारत की छवि को धक्का लगे, और उसका समर्थन, यानी उस रिपोर्ट के आने के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी एक्टिव होती है, कांग्रेस के नेता एक्टिव होते हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो एक पूरा लिंक मिलता है। और अब उसके बाद ये बात सामने आई है कि एक संगठन जो वैश्विक स्तर पर काम करता है वो सीधे तौर पर भारत के विरोध में बात करता है। उसकी सह अध्यक्ष सोनिया गांधी है और जिसको जॉर्ज सोरोस का संगठन फंड करता है। तो ये लिंक क्या है, इसे सामने रखना चाहिए, और यही वजह है कि बीजेपी संसद के अंदर और संसद के बाहर सिलसिलेवार तरीके से तथ्य सामने रख रही है। और शैलेंद्र, कांग्रेस की आपत्ति क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस पर चर्चा चाहती है तो कांग्रेस की आपत्ति क्या है इस पूरे विषय पे चर्चा करने से? फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक, जिसकी की एक सदस्य सोनिया गांधी खुद हैं, अध्यक्ष के तौर पर हैं, को अध्यक्ष के तौर पर हैं, तो उस पे आपत्ति क्या है कांग्रेस को इस पे चर्चा से? देखिए, कांग्रेस पार्टी कहती है कि दरअसल ये एक बहाना बनाने की कोशिश है कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल चर्चा चाहते हैं, मणिपुर हो, अदानी हो या फिर संभल मुद्दा हो, और इस पर चर्चा न करके इस पर एक तरह से देखें तो कोई अनुमति नहीं दी गई या फिर कोई सहमति नहीं बनी कि इस पर चर्चा हो, ये मुद्दा सामने लाया गया है और इस पर बीजेपी की तरफ से तमाम नेता बोल रहे हैं। तो कांग्रेस चाहती है कि पहले उन मुद्दों पर चर्चा हो जिसे कांग्रेस पार्टी ने या उनके सहयोगी दलों ने उठाया है। इस बीच हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाए गए मुद्दे संसद भवन के परिसर में जब वो अडानी मुद्दे पर प्रदर्शन करते हैं तो न समाजवादी पार्टी साथ होती है, न टीएमसी साथ होती है, और अब तो शरद पवार की एनसीपी भी सवाल उठा रही है कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व पर। जो संगठन है उसने पाकिस्तान को लेकर भी कई ऐसे बयान दिए हैं और खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर कई ऐसे बयान दिए हैं जो भारत विरोधी बयान हैं। ऐसे में अगर इस संगठन के साथ कांग्रेस की साठगांठ है तो विपक्ष और सत्ता पक्ष इस समय जानना चाहता है, सरकार जानना चाहती है कि आखिर ये साठगांठ क्या है। दूसरा सवाल बहुत संक्षेप में शैलेंद्र आपसे चाहेंगे कि राहुल गांधी के पूरे मतलब विपक्ष के नेता के तौर पर उन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कहना है कि जो पूरा रवैया संसद के भीतर भी राहुल गांधी का है वो एक तरह से मर्यादित व्यवहार नहीं है। ये देखिए ऋतु, पहले हम देखते थे कि विपक्ष के कोई सांसद बैज लेकर आते थे, तख्ती लेकर आते थे, अब राहुल गांधी एक अगुवाई करते हुए दिखते हैं। संसद भवन परिसर के बाहर वो मुखौटा लगाए सांसदों के वीडियो बनाते हैं, अंदर भी उनका जिस तरह से व्यवहार है, तो बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है कि विपक्ष के नेता का क्या यह व्यवहार होना चाहिए जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है। इस तरह का आचरण गरिमा के अनुकूल नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष भी कह चुके हैं कि सभी सदस्यों को यह ध्यान देना होगा कि वो बैज लगाकर, तख्ती लगाकर या इस तरह का नारेबाजी न करें, और खुद विपक्ष के नेता जब इस तरह करते हैं तो ये सोचने वाली बात है कि क्या विपक्ष के नेता का आचरण सही है। ये बीजेपी ने आज सवाल उठाया, संबित पात्रा ने, और पहले भी आप पूर्व की लोकसभा में देखें राहुल गांधी की कुछ ऐसे जो है तस्वीरें सामने आई थी जिसको लेकर बीजेपी ने कहा था कि ये गरिमापूर्ण आचरण नहीं है। तो अब बीजेपी सवाल उठा रही है विपक्ष के नेता के आचरण पर। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इन तमाम खबरों के लिए। और एक तरफ संसद के भीतर तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेतृत्व को राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार सुबह पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेस की आपत्ति के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके कहने से कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी को ही नेतृत्व देना चाहिए। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा,
ममता को दो। ऐसे तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। उधर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, वो हम सबके नेता हैं। संजय राउत ने कहा कि इस पर विचार होना चाहिए और कांग्रेस को चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखनी चाहिए। राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदल कर और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें शामिल होकर हमारे चर्चा में अपनी बात रखनी चाहिए। तो अभी तक इंडी गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के तमाम घटक दलों के भीतर से अब नए नेता को ढूंढने की आवाज उठने लग गई है और उसमें सबसे आगे नाम ममता बनर्जी का है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि आखिर कांग्रेस को जॉर्ज सोरोस पर चर्चा से दिक्कत क्यों है। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को इंडी का नेतृत्व देने की उठ रही मांगों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस जवाब दे, चोरी और सीना जोड़ी नहीं चलेगा। और सोनिया गांधी का क्या संबंध है, कांग्रेस बताए। कांग्रेस शुरू से भ्रष्टाचार के दलदल में रहा है और ये भी भ्रष्टाचार देशद्रोह का काम। तो इंडी गठबंधन में नेता बदलने की मांग उठ रही है। इसी पर और बात करने के लिए हमारे साथी संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि एक के बाद एक नेता लगातार, एक के बाद एक गठबंधन के नेता अपनी आवाज को एक तरह से बुलंद कर रहे हैं और ममता बनर्जी ने जो विकल्प इंडी गठबंधन के सामने राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर रखा है और कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर इंडी गठबंधन में, तो उसका जवाब अब अन्य घटक दल भी इंडी ब्लॉक में ये सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी ही सही पसंद, सही नेतृत्व इंडी गठबंधन को दे सकती हैं। ऐसे में सबसे ताजा बयान लालू प्रसाद यादव का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा, उनसे सवाल में पूछा गया कि कांग्रेस को इससे आपत्ति है। उन्होंने कहा कांग्रेस की आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडी गठबंधन का नेतृत्व अब ममता बनर्जी को करना चाहिए। हम लगातार एक के बाद एक चुनाव को देख रहे हैं। सबसे पहले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन, अगर तुलनात्मक प्रदर्शन कहें तो बेहतर, लेकिन जिस तरह से 2024 में प्रदर्शन की उम्मीद थी उसमें एक अच्छा प्रदर्शन नहीं माना जाएगा। हरियाणा की हार, जम्मू कश्मीर की हार और फिर एक अब महाराष्ट्र की जोरदार हार के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर इंडी ब्लॉक में आवाज उठने लग गई है। कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, एक एक करके गठबंधन साथी एक तरफ जुड़ते जा रहे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस अलग थलग इंडी गठबंधन में दिखाई दे रही है। लालू प्रसाद यादव के ताजे बयान को कैसे देखते हैं? आपने स्टोरी की शुरुआत की लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया से। ये जिन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होगा, ममता बनर्जी को नेता बनाना चाहिए। लेकिन आप याद कीजिए कि इंडी गठबंधन का जब उनका जन्म हुआ था तो यही लालू यादव थे जिन्होंने कहा था कि राहुल गांधी दूल्हा हैं और बाकी लोग बाराती। तो लोगों ने मान लिया, बाकी के जो उनके गठबंधन के पार्टी के गठबंधन के जो लोग हैं उन्होंने एक तरह से राहुल गांधी को नेता मान लिया। लेकिन शुरुआत हो रही है कि जो 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, जैसा कि आपने बताया कि हरियाणा में एकला चली कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को वहां पर इंडिया गठबंधन में होते हुए साथ नहीं लिया। दूसरी, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। क्षेत्रीय छत्रप जो थे वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि कांग्रेस ने जरूरत से ज्यादा, औकात से ज्यादा सीटें ले ली थी जम्मू रीजन में, जिसके चलते हम और सीटें नहीं जीत पाए। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में राहुल गांधी की जीत नहीं हुई है। वहां अगर वहां के परिणाम की अगर तुलना करेंगे तो हेमंत सोरेन ही उसके हीरो है, राहुल गांधी नहीं। तो एक तरह से आपने देखा कि सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस के कीर्ति आजाद ने 4-5 दिन पहले संसद में यह घोषणा की, पत्रकारों से बातचीत में घोषणा की कि ममता बनर्जी वो शेरनी है, आंख से आंख मिलाकर लड़ने वाली नेता है और उनको गठबंधन का नेता बनना चाहिए। उसके बाद तो फिर शुरुआत ही हो गई। अब आप देख रहे हैं शरद पवार ने भी एक तरह से मौन समर्थन किया है और ममता बनर्जी को नेत्री बनाने के लिए।
एक तरह से आप रामगोपाल यादव ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी हमारे नेता नहीं है। तो इस तरीके से राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। और आप देखें कि कांग्रेस और जो विपक्ष के बीच जो बातें चल रही है, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ममता बनर्जी बंगाल में निर्विवाद नेता है और इंडिया स्तर की नेता है। और तृणमूल कांग्रेस कहती है कि मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस है, उसके पास 99 सीट्स हैं और 28 सीट्स ममता बनर्जी की पार्टी को है, तो हम कैसे नेता मान ले। तो ये सारी जो बयानबाजी है वो चल रही है। आप एक और बयान देखें, जो आदित्य ठाकरे का बयान है। आदित्य ठाकरे जो शिवसेना उद्धव गुट के हैं, उनके लड़के हैं, उद्धव ठाकरे के लड़के हैं, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रही है और पिछले चुनाव में उन्होंने क्या किया महाराष्ट्र के अंदर वो सब सर्वविदित है। एक तरफ अभी संजय राउत कह रहे हैं कि नहीं, गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, और उन्हीं की पार्टी के आदित्य ठाकरे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की एजेंट है। तो एक तरह से आप देखें कि सारे जो दल है, जो मुख्य दल है, समाजवादी पार्टी का अलग लाइन है, कांग्रेस चाह रहे कि हम लेके सबको चलें, लेकिन जो 4 राज्यों की जो हार हुई है उसने कांग्रेस की विश्वसनीयता पर, विपक्ष में उसने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जी आलोक, इंडी ब्लॉक में 2 बड़े नेता एक तरह से कहे जा सकते हैं जो इस पूरे इंडी ब्लॉक को एकजुट करने में उनकी अपनी अपनी भूमिकाएं देखी गई हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका, ममता बनर्जी की बड़ी भूमिका। ममता बनर्जी का ये बयान कल जो आया है बांग्लादेश को लेकर कि उड़ीसा, बिहार और बंगाल को अगर बांग्लादेश ने के एक मंत्री ने जो एक बयान दिया उस पर उनका पलटवार था कि ऐसे कोई भारत से ले नहीं सकता है, केंद्र जो तय करेगा बांग्लादेश के मसले पर या केंद्र की सोच के साथ हम एक साथ खड़े हैं। ये जो कुछ कड़े बयान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का बांग्लादेश में जो हो रहा है लगातार अल्पसंख्यकों के साथ उस पर खामोशी, तो ये सारे समसामयिक मुद्दे भी हैं जिसको लेकर कांग्रेस की खामोशी है, उस पर भी इंडी के तमाम दल उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं, जो एक अपनी अलग लाइन और अपना नेता बदलने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो बयान तृणमूल कांग्रेस का था बांग्लादेश को लेकर के, ये बिल्कुल फ्लोर पे था। और सुदीप बंदोपाध्याय हैं, उन्होंने 0 आवर में सरकार का समर्थन कर, केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए कहा था कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है और केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है, तृणमूल कांग्रेस है, उनके साथ है। और विधानसभा में बजाबता उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है इसको लेकर के, बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही है अल्पसंख्यकों के खिलाफ। लेकिन वहीं आप देखें कि जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कहती हैं, कांग्रेस का कोई ऐसा बयान नहीं है बांग्लादेश को लेकर के, या आप समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी भी खुलकर वो नहीं बोल पा रही है जो बोलना चाहिए था। तो एक तरह से ममता बनर्जी ने अपना हिम्मत दिखाया है और हिम्मत एक साहसिक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी को भी कहा जाता है कि वो भी अल्पसंख्यक वोटों के लिए राजनीति करती हैं, चूंकि बंगाल में अल्पसंख्यक लगभग 30% के लगभग 25 से लेकर 30% उनकी आबादी है, मतदाता है। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी ने बांग्लादेश के मामले पर केंद्र सरकार और मोदी सरकार के साथ खड़ी हुई नजर आई। जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक इस पूरे विश्लेषण का कि किस तरह से इंडी गठबंधन में तमाम गठबंधन साथी अब राहुल गांधी के नेतृत्व को दरकिनार कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए मिड डे प्राइम। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all with the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma.
Explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और सियासी पारा अब काफी बढ़ गया है। आज ये गर्मी उस वक्त और बढ़ गई जब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के सीएम रहते हुए उनके आवास का वीडियो जारी किया। आप भी उस आलीशान आवास का नजारा देखिए। अब ये वीडियो वायरल हो चुका है। वीरेंद्र सचदेवा साफ कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के प्रतीक है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उनका मुख्यमंत्री आवास का बंगला नहीं, ये म्यूजियम है करप्शन का, जो दिल्ली की जनता के लिए खोलना चाहिए। मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल, आप इस महल के दरवाजे खोलिए और दिल्ली की जनता को कहे कि आके देखो कैसे मैंने आपको बेवकूफ बना के अपनी अय्याशी का सामान जुटाया है। कौन मुख्यमंत्री ऐसा करता है जी कि मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं। और इस तरह की अय्याशी, ये जो जाकूजी बात बता रहे हैं, ये तो 5 स्टार होटल में भी नहीं होता। तो अरविंद केजरीवाल ने शराब की काली कमाई, जल बोर्ड का घोटाला या ये घोटालों की सरकार, पूरी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को शर्मसार करने का काम किया। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल के आवास शीश महल का वीडियो सामने आने पर उन्हें आड़े हाथों लिया। पूनावाला ने कहा कि खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल ने करीब 4 करोड़ का 7 स्टार बंगला बना लिया, वो भी तब जब पूरी दिल्ली कोरोना महामारी के बुरे दौर से गुजर रही थी। इतना ही नहीं, पूरी दिल्ली जल संकट से जूझ रही है, लेकिन केजरीवाल शाही स्नान लेते हैं। शीश महल मानसिकता वाले सुल्तान केजरीवाल का शाही स्नान का वीडियो है। एक तरफ तो दिल्ली की जनता को साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलता, पर केजरीवाल जी विदेशी इक्विपमेंट से वो लैस था। जकूजी, स्पा और सोना, मतलब इस प्रकार की अश्लील व्यवस्थाएं उन लोगों के द्वारा जो कहते थे कि हम तो 2 BHK में रहेंगे जी, हम तो VVIP सुविधाएं नहीं लेंगे जी। जो लोग स्वराज बोलकर आए वो शराब पे चले गए, जो अन्ना की उंगली पकड़ कर आए वो लालू पर चले गए, जो लोग छोटे घर में रहेंगे ये कहते थे वो बड़े शाही 150 करोड़ के एक शीश महल में चले गए, और उसमें टोटो का टॉयलेट, उसमें करोड़ों की वियतनामीज मार्बल, लाखों के पर्दे, और वो भी तब जब कोविड का कालखंड था, जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी। और दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा हमला कह सकते हैं। हालांकि केजरीवाल के शीश महल को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं, पब्लिक में भी उठते रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के साथ कुछ नए सवाल सामने आए हैं। निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, इस वीडियो ने क्या एक बार फिर उन तमाम सवालों को ताज़ा कर दिया है? हालांकि किसी का निजी घर, उद्योगपतियों का और मतलब बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस का बहुत बड़े बड़े घर होते, कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को एक वैकल्पिक राजनीति के, आम आदमी की राजनीति करने वाले नेता बताते थे, उनका घर का वीडियो क्या कई सवाल खड़े करता है, या ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हमला है? देखिए, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केजरीवाल का जो आवास है वो मुख्यमंत्री का आवास है, और मुख्यमंत्री के आवास में इतनी लग्जरियस चीज़ों का होना ये दिखलाता है कि जनता के टैक्स के पैसे को किस बेतुके ढंग से खर्च किया गया है। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे आंदोलन से, तो उन्होंने कहा था कि वो कोई भी बड़ा बंगला नहीं लेंगे, जो कि बीजेपी लगातार इस बात को दोहराती है, कांग्रेस भी इस बात को कहती है। और उन्होंने उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के जो घरों में एसी लगे थे उस तक की संख्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी कि 10 एसी लगे हैं। आज जब अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं तो दिल्ली की जनता बिल्कुल यही बात कह रही है कि वो झूठ भी इतने सलीके से बोलता है कि उसकी हर
उसकी बात माने या ना माने। शायद वसीम बरेलवी साहब ने जब ये शायरी लिखी होगी उनको अंदाज़ा नहीं था कि राजनीतिक लोग भी कुछ इस तरीके से अपनी राजनीति को साधने के लिए झूठ का सहारा लेंगे। और अरविंद केजरीवाल जब आंदोलन से आए थे तो एक उम्मीद थी कि शायद अब वो राजनीति को बदलेंगे। और जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर वो हमलावर होते थे, राजनेताओं की फाइल लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, ऐसा लगता था कि दिल्ली में एक परिवर्तन की राजनीति की शुरुआत हो रही है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल का बंगले की कीमत सुनने में आती है तब ऐसा लगता है शायद अरविंद केजरीवाल को जो नैतिकता है उसके आधार पर अब आगे की बात करनी चाहिए। और जितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने आंदोलन के दौरान कही थी शायद उनके साथियों को उनको याद दिलानी चाहिए। हालांकि चूंकि चुनाव का समय है तो राजनीतिक दलों के द्वारा तमाम तरह के आरोप एक दूसरे पर जरूर लगेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिर क्या जरूरत थी इतना बड़ा महंगा बंगला बनवाने की और उसमें जनता के टैक्स के पैसों से तमाम सुविधाओं को करने की। और इससे अलग एक बात कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जब आतिशी बनी वो उस बंगले में शिफ्ट नहीं हुई, तो आखिर उस बंगले की ऐसी स्थिति क्यों बनी कि अब वो बंगला राजनीतिक रूप से अछूत हो गया, जिसका बड़ा कारण है कि वहाँ अनावश्यक खर्च किया गया। जी निशांत, इस वीडियो ने जरूर कुछ सवाल पैदा किए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, जहां एक तरफ चुनावों से पहले जो लगातार नामों की घोषणा हो रही है कि कईयों के टिकट बदले गए हैं जिसमें मनीष सिसोदिया की सीट भी बदली गई है, तो एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं का गुस्सा झेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह का वीडियो पूरी छवि पे कई सवाल खड़े कर रहा है ठीक चुनाव से पहले। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति ही नैतिकता की राजनीति रही है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के ऊपर ठीक चुनाव से पहले इस तरीके का उनकी छवि पर डेंट लगना कहीं ना कहीं पूरी आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदेह। और जो तमाम कैंडिडेट जब चुनाव प्रचार में जनता के बीच जाएंगे तो हो सकता है कि जनता इन सवालों को उनसे पूछे। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का चुनाव के समय पार्टी छोड़ना, चुनाव न लड़ने का ऐलान करना, ये दिखलाता है कि उनके ही नेताओं का उन पर भरोसा कम हो रहा है। और ऐसे में दिल्ली में जिन बातों को लेकर अरविंद केजरीवाल आए थे, खासकर जन लोकपाल बिल, जिसका वो नाम अब कभी नहीं लेते और सत्ता में आने के बाद से उन्होंने उसको लेकर कोई काम भी करते नजर नहीं आए, तो इन सवालों को जनता जरूर पूछेगी। और देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी इन बातों से कैसे बाहर निकल पाती है और जनता को किस तरीके से समझा पाती है। बिल्कुल निशांत, अरविंद केजरीवाल का शाही बंगला कई बड़े सवाल लेकर अब जनता के बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। हिमाचल में बड़ा बस हादसा हो गया है। कुल्लू के आनी में गहरी खाई में एक बस गिर गई है, जिसमें बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। निजी बस में करीब 25 से 30 यात्री सवार थे। घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। ये कुल्लू के बानी से एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है। निजी बस में सवार थे करीब 25 से 30 यात्री जो एक खाई में गिरी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मानवाधिकार हनन की घटनाओं को लेकर विश्व भर में चिंता है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को ढाका में थे, जहां उन्होंने अंतरिम प्रशासक मोहम्मद यूनुस और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। विदेश सचिव ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं और धार्मिक स्थलों पर हमलों को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। अब यूरोपीय संघ ने भी यूनुस प्रशासन के सामने ये मामला उठाया है। यूरोपीय संघ के दूत माइकल मिलर ने ढाका में अंतरिम प्रशासन के साथ बैठक की। उन्होंने मूल नागरिक अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया। इससे पहले फ्रांस स्थित मानवाधिकार संगठन ने यूरोपीय संघ से बांग्लादेश के सामने ये मामला उठाने का आह्वान किया था। और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को लेकर राजधानी दिल्ली में हिंदू संगठन विरोध में उतर आए हैं। 3 मूर्ति रोड के प्रधानमंत्री संग्रहालय के पास ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं। विरोध प्रदर्शन में हिंदू संगठनों के बड़े नेता भी मौजूद हैं, साथ ही साधु संत भी विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी तरह
का बवाल न होने पाए, इसको लेकर सुरक्षा में भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोग भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा को लेकर कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। ये आक्रोश मार्च प्रधानमंत्री संग्रहालय से होकर चाणक्यपुरी थाने होते हुए आगे बढ़ेगा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर साध्वी ऋतंभरा ने दुख जताया है और सभी हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है। बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जिस तरह वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ हिंदू स्त्रियों की अस्मिता पर, उनके मान सम्मान पर चोट मारी जा रही है। जिस देश के वासी अपने देश को अपना मानते हैं, अपना ही देश अपना दुश्मन हो जाए तो भारी पीड़ा होती है और इसकी वेदना पूरे विश्व के अंदर सभी सज्जन शक्तियों को है। मैं सोचती हूँ कि देश की सरकार ने निश्चित रूप से पहले भी पहल की होगी, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में जिस तरह की पहल की है कि हमारे संबंध तभी तक ठीक बने रह सकते हैं जब हमारी भावनाओं का सम्मान होगा, जब हमारी मूल जो धर्म की धारणा है उस पर चोट नहीं होगी। हिंदू जाति को अपनी समस्त अलग अलग धारणाओं का त्याग करके एक हो जाना चाहिए। बांग्लादेश इस्लामिक देश है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इन प्रदर्शनों में मांग की जा रही है कि भारत सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हिंसक उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर आवाज को बुलंद करे, उनकी रक्षा करे। इस पर और बात करने के लिए अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अमरेंद्र, देश भर में अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं। आज राजधानी दिल्ली में भी बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा है। क्या संदेश देने की बात हो रही है? भारत सरकार अपने भरसक तमाम प्रयास कर रही है। विदेश सचिव का कल दौरा हुआ, उन्होंने इन तमाम मामलों को रखा है। इस प्रदर्शन के बड़े असर आप किस तरह से देख रहे हैं? रितु, देखिए जिस तरह से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनूस सरकार लगातार जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उन पे अत्याचार को रोक नहीं पा रही है, इसको लेकर हिंदू और सनातन जो लोग हैं उनमें खासा आक्रोश देखा जा रहा है। और राजधानी दिल्ली में जो आज का आक्रोश प्रदर्शन था वो एक मैसेज था कि वो हर तरह से भारत सरकार के साथ है। अब भारत सरकार को न सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि यहाँ के जो सनातनी हैं और जो लोग इसमें शामिल हुए हैं, बात करें ईसाई धर्म की, सिख की, जैन की, हिंदू के साथ सारे सनातन धर्म के लोग, बाकी मुस्लिम धर्म के लोग भी इस आक्रोश मार्च में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अब यूएन को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, एक बड़ा मैसेज। और अब जिस तरह से हिंदूवादी नेताओं ने अपनी बात कही कि बांग्लादेश को भूलना नहीं चाहिए कि बांग्लादेश के साथ भारत के किस तरह से मित्रवत संबंध रहे और बांग्लादेश का जो मूल है वो भारत है, क्योंकि भारत से ही अलग होकर बांग्लादेश बना है और बांग्लादेश की मित्रवत जो संबंध है उसको आज यूनूस सरकार ने कहीं ना कहीं खो दिया है। और लगातार जिस तरह से हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा है और हिंदू महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार हो रहा है, खासा आक्रोश देखा जा सकता है। और अभी मैं आपको बता दूं कि इस आक्रोश के बीच में हमारे साथ साध्वी श्वेता रेड्डी हैं। हम इनसे पूछते हैं और जानते हैं जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो, एक बड़ा आक्रोश, एक मैसेज देने की कोशिश की गई, क्या मैसेज माने इसको? वंदे भारत, जय हनुमान। मैं हूं साध्वी श्वेता रेड्डी, प्रेसिडेंट हनुमान सेवा ट्रस्ट, प्रेसिडेंट हनुमान सेवा पार्टी, न्यू दिल्ली। आज जो हो रहे बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और हिंदूज के ऊपर बहुत अटैक्स हो रहे हैं, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। वो बहुत बड़ा गंदी बात है। जो हिंदूज डर डर के जी रहे हैं बांग्लादेश में ही नहीं है, नॉट ओनली बांग्लादेश, जो भी हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो या कजाकिस्तान हो, जो भी स्थान हो, जहाँ जहाँ स्थान है उधर हमारा हिंदुस्तान, हिंदू का खून है, हिंदू का पसीना है। वो हिंदू को रक्षा करने का जिम्मेदारी हम जैसा हिंदू साधु संतों महामंडलेश्वर गुरु जी का है। आज यहाँ प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम के पास जो मार्च हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, बहुत अच्छा रिस्पांस आ गया। बहुत देशों में जो साधु संतु लोग हैं और जो हिंदू संगठन है, हिंदू पार्टीज है, जो हनुमान बोलते हैं, जो राम बोलते हैं, उन लोग इधर इकट्ठा होकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा मार्च किया। मैं बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि समुंदर जैसा, ये काशाई समुंदर जैसा हो गया। और
जो अटैक्स के बारे में on behalf of Hanuman Seva Trust, on behalf of Hanuman Seva Party, I wanted to request our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to take an immediate action and also लगातार हम to देख get रहे हैं लोगों में जो bills for आक्रोश है, safeguarding and संत समाज भी इन विरोध आक्रोश प्रदर्शनों के साथ जुड़ रहा है। जी अमरेंद्र। ऋतु, सिर्फ संत समाज नहीं, आपको मैं बता दूं कि देश के, हिंदुस्तान के कोने कोने से जो डेलीगेट्स हैं इस आक्रोश सम्मेलन में शामिल हुए और एक पुरजोर तरीके से न सिर्फ मांग की गई बल्कि कुछ ज्ञापन भी तैयार करने की बात की गई, जो न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की बात कही है। और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है लगातार हिंदुओं को लेकर चिंतित है, लगातार काम कर रही है और वो लोग उनको आश्वासन देने आए हुए हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके हर कदम में अब साथ खड़े हुए हैं और अब हम सड़कों पर निकल आए हैं। और अब ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा है बांग्लादेश में, बांग्लादेश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहां के जो सरकारी नौकरी के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। कहीं ना कहीं यूनुस सरकार इसके लिए जवाब देने के लिए कटघरे में खड़ी है और लगातार जो देश की सरकार है वो काम कर रही है। और अब ऐसे में मांग उठती है कि यूएन को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल अमरेंद्र, ये माना जा रहा है कि विदेश सचिव का कल का दौरा, इसके कुछ सकारात्मक असर आने वाले कुछ दिनों में दिखाई देंगे। हालांकि हम जानते हैं देश और दुनिया में एकजुट होता सनातनी लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ, अन्य अल्पसंख्यकों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज को मजबूत कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र पूरी जानकारी के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार सभी के लिए आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वच्छता, बिजली और वित्तीय सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की भी गारंटी देती है। सरकार सभी के लिए आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वच्छता, बिजली, रसोई गैस और वित्तीय सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक कोई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी भी देती है। यह उल्लेखनीय है कि बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधान को अधिकारों के रूप में देखा जाता है। इस नई सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छता को एक बुनियादी अधिकार के रूप में मैं देखता हूँ। इस वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस पर भारत ने एक अभियान शुरू किया, हमारा शौचालय हमारा सम्मान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी रूस यात्रा के तीसरे दिन वहां मौजूद भारतीय समुदाय से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विदेशों में भारतीयों के सांस्कृतिक संबंधों और उनके योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव आज मॉस्को में सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर्राज्यीय आयोग की 21वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दोनों नेता रक्षा के क्षेत्र में आपसी सैन्य और औद्योगिक सहयोग सहित बहुपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वे आपसी हितों के समसामयिक, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। मॉस्को में रक्षा मंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए सोवियत सैनिकों के सम्मान में अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। वे वहां भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मंत्रालय के 10 साल की उपलब्धियों को सराहते हुए कहा कि 2014 से 2024 तक पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की शहरी क्षेत्र की योजनाओं में निवेश 16 गुना बढ़कर 28,52,000 करोड़ से अधिक हो गया है। इसमें शहरी निर्माण, आवास योजना, शहरी परिवहन, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन सहित कई योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत नए शहरों के निर्माण के लिए भी मंत्रालय योजना पर काम कर रहा है। अगर सिटीज़ की बात करें तो स्मार्ट सिटीज़ का एक फेज था हमारा पिछला, उसको कंप्लीट करते हुए अब न्यू सिटीज़, इसके ऊपर फोकस है कि कैसे बढ़ती अर्बनाइजेशन को हम कवर करने के लिए और नए शहर कैसे बसाए जाएं। तो न्यू सिटीज़ की एक योजना ये भी बनाई गई है। बहुत जल्दी उसकी विस्तृत जानकारी वो आप लोगों को मिलेगी।
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल का आज अंतिम दिन है। इस मौके पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि महंगाई दर को स्थिर रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है और उम्मीद जताई कि नए गवर्नर के नेतृत्व में आरबीआई की टीम इसे अच्छे से निपटने में कामयाब रहेगी। Restoring the inflation growth balance is the most important task ahead of the Reserve Bank, and I am sure the team RBI under the leadership of the new governor will take it forward. Cyber security and its associated risks and threats, I think that is a big challenge for every authority, not only in India but all over the world, and particularly for a central bank. In the last 6 years and even earlier also, we have given a lot of attention to this issue of cyber security and dealing with cyber challenge, the cyber threats and challenges. That is a continuing task because the challenges are continuing, new challenges are emanating, and that will be a continuing challenge for every central bank in the world, including the Reserve Bank of India. शक्तिकांत दास के बाद संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक के नए गवर्नर होंगे। वर्तमान में वे राजस्व विभाग में सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। संजय मल्होत्रा कल से शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। आरबीआई के गवर्नर के तौर पर उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली है और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स किया है। अपने करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जिनमें रेक लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और वित्तीय सेवाओं के सचिव शामिल हैं। और खेल की खबरों के लिए हम रुख करेंगे अब गौरव का। जी गौरव, खेल की खबरों में क्या है आज? शुक्रिया रितु। और खेल की खबरों को शुरू करेंगे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की खबरों के साथ, जहां विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 12वें दौर में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को चीन के डिंग लिरेन के हाथों हार झेलनी पड़ी। 12 राउंड में लिरेन की जीत के बाद एक बार फिर स्कोर 6-6 की बराबरी पर आ गया है। गुकेश और लिरेन के बीच 14 दौर के मैच में अब 2 दौर का मैच और शेष रह गया है। दोनों ही खिलाड़ी खिताब जीतने से अब 1.5 अंक दूर हैं। अगर 14 दौर समाप्त होने के बाद मुकाबला ड्रॉ रहा तो विजेता का फैसला फास्ट टाइमर कंट्रोल के जरिए होगा। और शतरंज के बाद अब बात करते हैं हॉकी की, जहां महिलाओं की जूनियर एशिया कप में भारत ने मलेशिया को 5-0 से हरा दिया। इस मैच में भारतीय टीम ने आक्रामक खेल दिखाया और मलेशिया को 1 गोल करने का भी मौका नहीं दिया। भारत की ओर से दीपिका, कनिका, शिवाज और वैष्णवी ने गोल किए। इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम का शानदार खेल देखने को मिल रहा है। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश को 13-1 के अंतर से हराया था। भारतीय टीम का अब अगला मुकाबला बुधवार यानी कल चीन से होगा। मलेशिया में आयोजित हुए एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय डेफ टीम स्वदेश लौट आई है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने आवास पर भारतीय दल से मुलाकात की और खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। कुआलालंपुर में आयोजित 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाला भारतीय दल वापस लौट आया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय दल से मुलाकात की। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की और भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। 55 मेडल के साथ आए हुए सभी डेफ एथलीट का स्वागत करता हूँ, उसका अभिनंदन करता हूँ। नहीं उन्होंने केवल स्वयं के लिए मेडल जीता है, लेकिन देश का गौरव भी बढ़ाया है और अपना स्वयं का और अपने परिवार का भी गौरव बढ़ाया है। मैं सभी एथलीट को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। भारतीय दल के सदस्य केंद्रीय खेल मंत्री से मिलकर बेहद उत्साहित नजर आए और उन्होंने भविष्य में भी ऐसे ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमको मोटिवेशन किया, हमको ट्रेनिंग दिया, हमारे कैंप में कोचिंग अच्छा रखा, खाना रहना सब कुछ। पहली बार मैं एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में गई थी, जिसमें मुझे 3 मेडल मिले हैं। सिंगल्स में मुझे ब्रॉन्ज मेडल, डबल्स में मुझे सिल्वर मेडल और मिक्स टीम में मुझे सिल्वर मेडल मिला।
हमारी टीम इवेंट को हमें सिल्वर मेडल मिला, उसकी मुझे बहुत खुशी है। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में मैं पहली बार गई थी मलेशिया में, जहाँ पे मेरा टीम में सिल्वर मेडल और डबल्स में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और मैं सबसे यंग खिलाड़ी हूँ, मैं 16 साल की हूँ सभी खिलाड़ियों में। मेरा एम है कि 2025 में जो डेफलिम्पिक्स होंगे, जापान में होंगे, मैं आशा करता हूँ कि मैं वहाँ पे सिंगल, मिक्स टीम, डबल सब में गोल्ड लेकर आऊँ। मेरी पूरी मेहनत रहेगी और मेरा उसका ये पूरा एम है, मेरा लक्ष्य है। भारतीय दल ने एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 28 पदक जीते, वहीं बैडमिंटन, शतरंज, जूडो, टेबल टेनिस और कुश्ती में भी टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय खिलाड़ियों ने 55 पदक अपने नाम किए और 23 देशों में 5वां स्थान हासिल किया। अब इन खिलाड़ियों की नज़र अगले साल जापान में होने वाले डेफ ओलंपिक्स पर रहेगी। कैमरा पर्सन राधेश्याम के साथ और HI एंकर मनीषा के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की खबरों का, जहां चैंपियंस लीग में आज रियल मैड्रिड का सामना अटलांटा से होगा। रियल के मैनेजर के मुताबिक इस मैच में विनीशियस जूनियर और रोड्रिगो का खेलना मुश्किल है। एक बड़ा मुकाबला है जिस पर फुटबॉल प्रेमियों की जो है वो नजरें कहीं ना कहीं रहेंगी। वहीं चैंपियंस लीग में ही आज देर रात पेरिस सेंट जर्मेन का सामना RB सॉल्जबर्ग से होगा। PSG का चैंपियंस लीग में प्रदर्शन काफी खराब रहा है और उनके लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। तो ये दोनों मुकाबले जो हैं वो काफी बड़े और काफी रोमांचक जो हैं वो हो सकते हैं और काफी फुटबॉल प्रेमियों की जो नजरें होंगी वो इन दो मुकाबलों पर कहीं ना कहीं रहेंगी। तो बहरहाल ऋतु, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। धन्यवाद गौरव इन तमाम खबरों के लिए। और आइए रुक करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सीरिया में तख्तापलट के बाद संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि वे सीरियाई लोगों के लिए सबसे अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सीरिया के लोग ऐसे भविष्य को खुद चुने जो समावेशी हो और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का पूरा सम्मान करता हो। उन्होंने कहा कि सीरिया में स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है और उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में स्थिति और साफ हो जाएगी। शरणार्थियों की वापसी पर पूछे गए सवाल पर स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि जो लोग घर लौटना चाहते हैं वे उन्हें पूरी गरिमा के साथ ऐसा करने दिया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गोलन हाइट्स पर इजराइल का कब्जा चिरकाल तक बना रहेगा। गोलन हाइट्स पर सीरिया का लगभग 60 साल से कब्जा है। कल यरूशलेम में एक प्रेस वार्ता के दौरान नेतन्याहू ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने पहले कार्यकाल में 1981 में इजराइल के गोलन हाइट्स पर कब्जे को मान्यता दी थी। नेतन्याहू ने रविवार को ही सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद अपनी सेना को इस इलाके का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेने को कहा था। संयुक्त राष्ट्र इस क्षेत्र को सीरिया का हिस्सा मानता है। इसके अलावा नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में युद्ध फिलहाल रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वे अभी युद्ध समाप्त कर देते हैं तो हमास वापस आएगा, पुनः स्थापित होगा और फिर से हमला करेगा और वे ऐसी स्थिति नहीं चाहते हैं। नेतन्याहू ने दोहराया कि उन्होंने भविष्य में हमलों को रोकने के लिए हमास का सफाया करने और उसकी सैन्य क्षमताओं को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी के अनुसार मध्य फिलीपींस में सोमवार दोपहर ज्वालामुखी फटा, जिससे भारी गुबार निकला जो ज्वालामुखी के निकास से 3000 मीटर ऊपर तक गया। संस्थान ने चेतावनी दी है कि आगे चलकर प्रस्फुटन बड़े विस्फोट में बदल सकता है। संस्थान ने ज्वालामुखी के शिखर के 6 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासियों को वहां से निकालने की सलाह दी है। कनलाऊ ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण लगभग 87,000 लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। कश्मीर और हिमाचल और साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ों पर हिमपात हो रहा है, जो इस समय मैदानों में भी ठंड बढ़ा रहा है। गुलमर्ग और सोनमर्ग के साथ धूप पथरी में सफेद चादर बिछी है। 0 से 12.8 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान के साथ लेह कल सबसे ठंडा रहा।
कुफरी और लाहौल में भी सैलानी इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के चमोली, औली, जोशीमठ, बद्रीनाथ सहित तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर सीजन की पहली बर्फबारी से पहाड़ गुलजार हो गए हैं। और इन्हीं दृश्यों के साथ आज मिड डे प्राइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।